गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आपको मालूम है, आपका पेपर नज़दीक आने वाला है और उस पेपर को जो विधान परिषद को हमने टारगेट किया है, विधान परिषद का जो पेपर होने वाला है, उसी विधान परिषद के एग्जाम के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रीजनिंग और हिस्ट्री दोनों देखूंगा। तो अभी तक हमने रीजनिंग की वीडियो आपको डाली है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और बताया है कि स्पेशल पे आ जाइए, प्लस पे आ जाइए, तो डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम जीएस के भी बारे में बात करेंगे। जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके विधान परिषद एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज, कल और अब जितनी क्लासेस होंगी वो जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे करेंगे, बीच में फिर रीजनिंग का टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में। आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पढ़ के मैक्सिमम बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो आप भी अगर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या आपको जो भी एग्जाम देना है, उस एग्जाम के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पर? अनअकैडमी पर। यूट्यूब पे हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम सुविधाएं हम आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे दे पाते हैं वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाता है। सो गाइज, मैं आपको देखता हूँ यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के कैटेगरी में। और ये कैटेगरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैटेगरी से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे उन एग्जाम की तैयारी मैं आपको कराऊंगा स्पेशल क्लास और अनअकैडमी प्लस पर, और यूट्यूब पे ये क्लासेस चलती रहेंगी। सो अनअकैडमी के लिए अगर आपको क्रैक करना है अपने एग्जाम, तो आपको अनअकैडमी पे आना पड़ेगा। अनअकैडमी पे लेना पड़ेगा क्या? सब्सक्रिप्शन। अब बात करें अपने बारे में, तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक एंड एमटेक है। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस और ये जो एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस का जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन दोनों का ही मिश्रण मैं आपको कराने वाला हूं एमसीक्यू में। तो ये आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे भी मेरी क्लास देख सकते हैं। मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूं। यहां पर अनअकैडमी पे मैं आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलने वाला हूं सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक, और ये क्लास मेरी 12 नवंबर से चल रही है। तो आप 12 नवंबर से प्लस पे क्लास कर सकते हैं, जहां पे मैं विधान परिषद के लिए ही स्पेशल हिस्ट्री का बैच ले रहा हूं। और प्लस पे पढ़ने का मतलब है कि मैं आपको कई सारी दवाइयां तो बता देता हूं, लेकिन दवाइयां खानी कैसे है, कब खानी है, वो चीज़ें मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे बताता हूं। तो प्लस पे आइए। प्लस पे एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है आपको और एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है जो प्लस पे फैकल्टी आपको देते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो होते हैं वो सब आपको प्लस पे मिलते हैं और आपको प्लस पे पढ़ाते हैं। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऐसी हिस्ट्री जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगी, विधान परिषद के लिए तो होगी ही होगी। अब बात करते हैं स्पेशल क्लास की, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म होता है हमारा। यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है, क्योंकि प्लस पे पढ़ने के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन स्पेशल क्लास एज ए डेमो क्लास होती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है, और यहाँ पर मैं आपको जीएस की प्रैक्टिस कराता हूँ। और इस जीएस में मैं आपको कई सारे क्वेश्चन कराता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में 100% तो नहीं, लेकिन 90% चांस होते हैं कि वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो आप आ सकते हैं। रात में 8 बजे से 9 बजे तक हमारी क्लास चलती है। कहाँ पर? स्पेशल क्लास पे। ये भी अनअकैडमी का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन फ्री प्लेटफॉर्म है। अब बात करें यूट्यूब का, तो यूट्यूब सेशन में 6 से 7:30 मेरी क्लास होती है, जहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के साथ साथ जीएस के क्वेश्चन करेंगे और जीएस के साथ साथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन करते हैं।
ये टाइम टेबल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस पे सुबह 9 बजे, स्पेशल पे रात में 8 बजे और यूट्यूब पे शाम को 6 से 7:30 आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म नोट कर लीजिए, तीनों प्लेटफॉर्म की टाइमिंग नोट कर लीजिए, इस शेड्यूल पे आप मुझे पाएंगे। अब बात करें जो बच्चे प्लस पे आना चाहते हैं, तो प्लस की फीस स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी की बात करूं, क्योंकि ये कैटेगरी मैं देखता हूं, तो इस कैटेगरी में जो 12 मंथ की फीस आपको दिख रही होगी वो कितनी है, 7,000 रुपीज है। 7,000 रुपीज आपको देनी नहीं है क्योंकि 7,000 रुपीज उसकी फीस है। लेकिन अगर आप मेरे रेफरल कोड से यूज करते हैं, जैसा कि मेरा रेफरल कोड क्या है 10DP, जब आप देखोगे सब्सक्रिप्शन फीस तो नीचे आपको आ रहा होगा हैबर रेफरल कोड लिख के आ रहा होगा और यहां पर आप मेरा कोड लिखेंगे 10DP, बगल में अप्लाई करना आ रहा होगा, अप्लाई कर देंगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपकी फीस हो जाएगी एक साल की कितनी, 6,300 रुपए। मतलब 6,300 रुपए का मतलब कितना हुआ, 525 रुपए महीने की फीस हो जाती है। मतलब एक मंथ में आपको मात्र 525 रुपए देना है। और आपको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, तो डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी। अगर आपने कोई क्लास छोड़ दी है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आप उसकी रिकॉर्डेड देख सकते हैं। आपको उसका पीडीएफ दिया जाएगा, जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। उसके बाद टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेंगे, आप टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेस दे सकते हैं। और मैंने एक वीडियो डाला है, वहां पे जाके देख लीजिए टेस्ट और क्विजेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं अनअकैडमी प्लस पे। सो गाइस देर मत करो, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो अनअकैडमी है। तो आप अनअकैडमी पे आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। प्लस पे आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का MCQ, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल, भाइयों और बहनों, सवाल को देखिए क्या लिखा है कि प्रश्न 1 है, सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है हिस्ट्री में। पहला, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। यह सवाल पूछा गया है। और आर्य क्या था, गैर आर्य और आर्य में मैंने आपको बताया है कि वैदिक सभ्यता में जो आए थे, वैदिक सभ्यता में जो लोग आए थे उन्हीं को क्या कहा गया, आर्य कहा गया, या अंग्रेजी में उनको आर्यन कहा गया। और जो आर्य सभ्यता थी या जो वैदिक सभ्यता थी उसको क्या कहा गया था, ग्रामीण सभ्यता कहा गया था। और जब वो ग्रामीण सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता गैर आर्य क्यों हुई, क्योंकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, तो गैर आर्य सभ्यता का ही मतलब क्या हो गया कि वो जो सभ्यता ग्रामीण ना हो। अब जब ग्रामीण ना हो तो इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? वैदिक सभ्यता हमने बताया आपको, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? आपके विकल्प हैं, इसके पास विकसित शहरी जीवन की वस्तुएं थी, इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, चौथा ऊपर के सभी। क्या होगा सही जवाब? सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्यों, क्या रीजन था? तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की वस्तुएं थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित जीवन था, शहरी जीवन था। इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, बिल्कुल था, सही बात है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही। तो आंसर ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऊपर के जितने भी 3 चीजें दी गई हैं वो सब के सब क्या हैं बेटा,
सही हैं। और ये सवाल सब यूपी पीसीएस मेंस के पूछे गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पिछले साल पूछे गए सवाल, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले सवाल जो आ सकते हैं। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। किस सभ्यता में या किस खुदाई में एक जुते हुए खेत, बताया ना खेत को जोतना, जो ट्रैक्टर से हल से जोता जाता है। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? सोच के बताइए, कमेंट करिए आप लोग कि एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? यूपी पीसीएस मेंस में सवाल पूछा गया था। यह भी सवाल यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था। और सही जवाब क्या है? कालीबंगा। जी हाँ, जुते हुए खेतों की खोज कालीबंगा में हुआ था। कालीबंगा खुदाई में जुता हुआ खेत मिला था। क्लियर है? चलिए, तो भाइयों और बहनों, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है अब चौथा सवाल। एक विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? आपको पता है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता में, दोनों में एक बहुत प्रमुख चीजें मिली थी। तो आपसे पूछा गया विशाल स्नानागार जो था वो किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? रोपड़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर कालीबंगा से? सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। ये उत्तराखंड के पीसीएस मेंस में और यूपी पीसीएस के जीआईसी में 2010 में पूछा गया था। तो याद रखना बेटा, इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, हड़प्पा में क्या मिला था? विशाल अन्नागार, जहां पर अनाज रखे जाते हैं, और इसी अन्नागार में जौ और गेहूं के बीज भी मिले थे। ठीक है, तो विशाल अन्नागार हड़प्पा में मिला था और विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में भी विशाल अन्नागार मिला था, लेकिन स्नानागार भी मिला था। तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहनजोदड़ो पुरातत्व स्थल से विशाल स्नानागार पाया गया था। यह आपका चौथा सवाल था। पांचवा सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए? और आपके ऑप्शन है पहला और दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, या सभी? क्या होगा बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किन चीजों के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता दोनों ही क्या कहलाती है? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें नगर नियोजन काफी अच्छा था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई भी सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुई थी, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा। इसमें कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कृषि कार्य के भी कुछ अवशेष मिले थे। और उद्योग भी हुआ था। उद्योग के लिए मैंने आपको बताया था जो लोथल था वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के ही अंतर्गत आता है। लोथल, और लोथल जो था क्या था? एक पोर्ट था, बंदरगाह था। कहाँ का? गुजरात का। तो यहाँ पर अलग अलग करेंसीज मिली हैं, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे उद्योग भी होते थे। तो चारों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सभी के सभी क्या हैं? सभी के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर हो रहा है? तो आपको ये सवाल मिल रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ठीक है, तो जब लाइव क्लास होती है तो हम आपको आंसर देने का भी टाइम पूरा देते हैं, लेकिन अभी ये क्लास आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चन याद करने हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया। आप देखो आपको कितनी चीज़ें मालूम है, कितनी चीज़ें नहीं मालूम है, वो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आया है, वो हड़प्पीय नगर
जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो किस नदी पर स्थित है। मतलब कुल मिला के जो लोथल बंदरगाह था गुजरात में वो किस नदी पर स्थित है, ऐसा आपसे पूछा गया है। नदियों के नाम दे रखा है विकल्प में, नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा या फिर भीमा नदी। सही जवाब क्या होगा सोचिए जरा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है। बताइए, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया सवाल। ये सवाल यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया था 2012 में, और इसका सही जवाब क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भोगवा नदी। भोगवा नदी पर स्थित था। ठीक है, सवाल वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व तो लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो भोगवा नदी पर स्थित था। चलिए भाइयों बहनों, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगला सवाल 7वां, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ये तो बहुत सिंपल है, अभी मैंने पिछले 2 सवालों में भी इसका आंसर बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है। लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। सबसे बड़ा, क्योंकि हड़प्पा बहुत सारी चीज़ें खुदाई हुई, लेकिन सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा था। आपके विकल्प हैं आलमगीरपुर या फिर कालीबंगा या फिर लोथल और या फिर राखी गढ़ी। राखी गढ़ी को कहीं कहीं पे राखी गढ़ भी कहा गया है। राखीगढ़। ठीक है, सही जवाब बताइए इसका क्या होगा, बताइए जल्दी से। यह भी सवाल यूपीपीसीएस प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा राखीगढ़। राखीगढ़ी या राखीगढ़ दोनों ही सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल ही कौन सा था, राखीगढ़ी या फिर राखीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इनमें से किन नदियों के तट पर बसी थी। सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। और चूंकि इसमें कई सारी नदियां हैं तो आपके विकल्प यहां पे दिए हैं 1 और 4, मतलब सिंधु और गंगा, 1, 2 और 3, सिंधु, चेनाब और झेलम, 2, 3, 4, चेनाब, झेलम और गंगा, या फिर सभी। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी नदियां हैं, ये आपको बताना है। और ये प्री 2019 में पूछा गया सवाल, सॉरी 16 में। कहां पर, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के समय सिंधु नदी का जिक्र मिला है, चेनाब नदी का मिला है, झेलम नदी का मिला है, गंगा का कोई जिक्र नहीं मिला है। इसलिए आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा मतलब ही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो नदियां थी, विकल्प में से देखा जाए तो सिंधु थी, चेनाब थी, झेलम थी, और भी अन्य नदियां थी। मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया है, उसके लिए आपको मेरी क्लास करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, पुरातात्विक काल पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सारी चीजें आपको बताई गई हैं, उन्हीं में से ये सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से थे। अब देखो जॉन मार्शल तो भारतीय थे नहीं, तो यह ऑप्शन वैसे ही चला गया। ठीक है, बाकी लोग को आपको देखना है, पहला, तीसरा, चौथा में ही कोई उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में का खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो सबको मालूम है,
कौन थे? राखलदास बनर्जी और तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो सही जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1। आप सबको मालूम है दयाराम साहनी के बारे में आपने सुना होगा, जो हड़प्पा खुदाई किए थे। राखलदास बनर्जी को कहीं कहीं पर आरडी बनर्जी भी लिखा गया है। इन्होंने मोहनजोदड़ो खुदाई करी थी। तो आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्लियर है? चलिए, हमने 10 सवाल कर लिए हैं, आगे बढ़ेंगे 11वें सवाल पे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे, उस समय के जो लोग थे, वो किसकी पूजा किया करते थे? पशुपतिनाथ की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? किसकी पूजा किया करते थे सिंधु घाटी के लोग? जरा बताइए आप लोग फटाफट। ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया है। और उस समय मैं आपको बता दूं कि किसी और देवता का कोई वर्णन नहीं मिलता है, हमें जो मिलता है वर्णन वो मिलता ही किसका है? तो याद रखना पशुपतिनाथ की, ऑप्शन नंबर 1। और ये किसको माना गया है? लॉर्ड शिवा को। लॉर्ड शिवा को माना गया है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्ववाद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया। सबसे पहले उसने खुदाई तो करी, उसे अवशेष भी मिले। सबसे पहला आदमी वही था जिसने खुदाई करी थी, उसको अवशेष भी मिले थे हड़प्पा में, लेकिन वो उसके महत्व को उतना समझ नहीं पाया और उसको इतना क्या कहना सीरियस नहीं लिया। और ना उस समय अंग्रेज इस चीज़ को सीरियस ले रहे थे, क्योंकि उनका काम सिर्फ पैसा कमाना था, लूटना था भारत को, इस तरीके की चीज़ें करनी थी। तो उन्होंने उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में भारत का एक गवर्नर जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट था, खुद एक पुरातत्ववादी था, वो आया और फिर उसने इस चीज़ को सीरियस लिया और उसने इस पे काम शुरू करवाया। कौन था वो? हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्ववाद। इसी को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। वो आदमी, जो भी आंसर होगा इसका, उसी को कहेंगे फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले इसी ने खुदाई करी थी। तो राइट आंसर है बेटा एक कनिंघम, ऑप्शन नंबर 1 एक कनिंघम ही था वो। ठीक है, तो आंसर पर टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 एक कनिंघम। मेंस का सवाल है, 2016 में पूछा गया था। चलिए, सिंधु सभ्यता, 13वां सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? सिंधु सभ्यता का वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थल है जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? आपके विकल्प हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। सही जवाब क्या होगा सोच के बताइए, जहां पे घरों में कुएं मिले थे बेटा, फटाफट बताइए। ये सवाल भी प्री 2014 में पूछा गया था। और इसका सही जवाब है बेटा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो ही वो स्थल है सिंधु सभ्यता का जहां पर घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग अपने घरों में कुआं बनवाते थे, कुआं रखते थे। ठीक है, ये चीज कहां से मिली हमें? तो याद रखना ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो से। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले आदमी ने किस धातु का उपयोग किया था? सोना का, चांदी का, तांबा का या लोहा का? तो मैं आपको बताऊं, आज तक अभी तक लोहा के कोई अवशेष वहां से मिले ही नहीं हैं, तो लोहा का कोई जिक्र ही नहीं करना है। अब आपके पास तीन ही चीज बची, सोना, चांदी, तांबा। और ये बहुत साधारण सवाल है, क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे पहले मानव ने तांबा का ही प्रयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था। बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 14वें सवाल का? सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, उसका आंसर ही क्या हो जाएगा? तांबा धातु का।
नेक्स्ट पे चलें। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी मैंने आपको बताया था, तुरंत बताया था पिछले ही वीडियो में, अभी तक किस धातु की उत्पत्ति नहीं हुई है? कहां पर? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक नहीं हुई है, ऐसा आपको बताना है। बताइए। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया और आंसर ही क्या देंगे? ऑप्शन नंबर 4 लोहा, आयरन। केमिकल फार्मूला Fe। ठीक है, चलिए 16वां सवाल देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर नदी है और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर भी एक नदी है, नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आपके विकल्प हैं आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। जल्दी से देखिए क्या है इसका सही जवाब, बताइए। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4 बनावली। बनावली इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इन सब के डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए होगा तो प्लीज आप सभी स्पेशल क्लास पे आइए, हमारे प्लस पे आइए। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, डिटेल में आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है, बस जाके आपको पुरानी वीडियोस देखनी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मिल जाएंगी कि आपको पढ़ के इतिहास से प्यार हो जाएगा, मज़ा आ जाएगी, लव हो जाएगा। यू विल फॉल इन लव विद हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा, आप पढ़ने लगेंगे हिस्ट्री। बहुत आसान तरीके में, आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। 17वां सवाल देखिए, आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनना है। यह आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 1, 2, 3 तीनों सही है। क्या है वो तीनों कथन पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल थे, सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल थे। तो एक सब में आया है तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, क्योंकि पहला सही होना चाहिए, लेकिन तीसरे में पहले के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है, इसलिए गलत। लेकिन पहला, दूसरा, चौथा में कौन सा होगा? हड़प्पा लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। मैंने कहा शहर नियोजित हुआ करते थे, नियोजित नगर हुआ करते थे, नगर नियोजन के लिए ही जाना जाता है। तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे में दूसरा वाला विकल्प देखिए, दूसरे की बात ही नहीं की गई है, तो ये भी गलत। अब पहला और चौथा में आपको छांटना है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। धातु उपयोग हुए थे, मैंने आपको बताया, तांबा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और ऑप्शन नंबर 1, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा सही है। ठीक है, क्लियर हो रही चीजें। चलिए 18वें सवाल पे आते हैं। 18वां सवाल कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन को पढ़िए और देखिए क्या यही कारण है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त हो गए हैं किस कारण से? खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसलिए विलुप्त हो गए हैं क्या? आपको विकल्प क्या दिया है? ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण है ए का, मतलब आर की वजह से ही ए हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे आप। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। मतलब बात तो ये भी सही है, बात तो कारण भी सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा है तो दूसरा विकल्प लगाएंगे। ए सही है, आर गलत है, तो तीसरा विकल्प, और ए भी गलत है, आर सही है, तो चौथा विकल्प। बताइए क्या होगा इसका आंसर? यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया सवाल। तो देखो मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बात बिल्कुल सही है।
और वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बात ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। तो इसका मतलब तीसरा चौथा ऑप्शन तो चला गया। लेकिन इस कारण से वो विलुप्त हो गए हैं क्या? नहीं, इस कारण से विलुप्त नहीं हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपके स्क्रीन पे 19वां सवाल। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कौन है? बहुत ही सिंपल सवाल है। धौलावीरा गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है या राजस्थान में है? धौलावीरा जो है वो किस राज्य में स्थित है बेटा? बताइए जल्दी से। धौलावीरा यूपीपीसीएस मेंस में 2010 और यूपीपीसीएस प्री में 2013, आरओ में 2014 में पूछा गया सवाल है। तो धौलावीरा कहाँ पर है? बहुत बेसिक सवाल पूछा गया और आप सबको मालूम है गुजरात में है, बहुत खूबसूरत जगह है, जाइएगा जरूर। 20वें सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? शैलकृति स्थापत्य कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोट दीजी से या फिर आमरी से? शैलकृति का स्थापत्य कहाँ से मिलते हैं ये आपको बताना है। यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया सवाल। यूपीपीसीएस प्री 2016 में बताइए कहां से मिलते हैं शैलकृति स्थापत्य का सवाल? तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? मैंने क्यों बताया खूबसूरत है, इसी कारण से। और ये गुजरात में मिलता है, धौलावीरा पे। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? उन्नत जल प्रबंधन की बात हो रही है। एक अच्छी और प्रोग्रेसिव तरीके से डेवलप्ड जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी वो कहां से हुई थी, कहां पर देखने को मिली था, उसका साक्ष्य कहां से मिला? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस मेंस 2010। प्राचीन भारत से भी सवाल आते हैं, ठीक है, लेकिन चांसेस कम होते हैं बट आते हैं। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से मिला था बेटा? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर ही क्या है? धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ है? सलौनी अभी हाल ही की बात है, हाल ही का मतलब 2015 से 16 एरा की बात है वो। तो उत्खनन से वहां पे क्या मिला था? मानव संवर्धन, पशुओं का संवर्धन, आवासीय भवन या रक्षा दीवार? तो अभी हाल ही की बात है, मैं आपको बता देता हूं। मानव संवर्धन मिला था सनौली से, ऑप्शन नंबर 1। डेड बॉडीज का जो था ना, कब्र या ऐसे कह सकते हो, डेड बॉडीज। तो मानव संवर्धन मिला था, शव फॉर डेड बॉडीज। मिला था, ठीक है। तो 22वें सवाल का उत्तर ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कपास की खेती, कॉटन की खेती का वस्त्रों के लिए, वस्त्रों के पर्पज से कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया था? मिस्र में या इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में? तो सबसे आपको मालूम होगा कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया ही कहां गया था?
भारत में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंडिया। भारत में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इंडिया या फिर भारत में। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया सवाल था। चलिए ये सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आईएएस के प्री में पूछा गया था 2011 में। तो अब आपके पेपर में भी आने के चांस हैं, क्योंकि 9 साल पहले सवाल जन्म ले चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल ये बात सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, दोनों ही बात मैंने कथन पढ़ते ही उत्तर दे दिया, आप भी ऐसे दे सकते हैं। धार्मिक तत्व थे तो मूर्तियां मिला करती थी, लेकिन इतना वर्चस्वशाली नहीं था, इतना वर्चस्ववाली नहीं था कि धर्म का ही उसे नहीं माना गया था। हाँ, काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर। चलिए, और आज की क्लास का आखिरी सवाल, बाकी कल हम फिर और क्वेश्चन करेंगे। तो डेली ये क्लास करिएगा, जीएस के सवालों पे चर्चा हम लोग कल भी करेंगे। 25वां सवाल, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? बताइए, वृषभ मुद्रा कहां से प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में? यह भी प्री 2018 में पूछा गया सवाल। तो वृषभ मुद्रा की जो प्राप्ति हुई थी, आपके विकल्प में हड़प्पा में, चरनुदड़ो में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में। जिसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो में वृषभ मुद्रा की। किसी तरीके का अगर आपको डाउट होगा तो हमें लाइव क्लास में आया करिए। मैंने आपको टाइम टेबल बताया है शुरू के वीडियो में, तो जाकर उस टाइम टेबल को देखिएगा, आपको मालूम चलेगा मैं आपको कहाँ कहाँ मिलने वाला हूँ। और 25 सवाल हमने किया है, इसके आगे के जो 26 नंबर से सवाल होंगे 50 तक या 51 तक या 55 तक 60 तक, वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो देखते रहिएगा। पसंद आई हो क्वेश्चन, अच्छे लगे हों क्वेश्चन, समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और प्लस पे जरूर आइएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।